नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन और आज अब हम बात करेंगे छठ महापर्व की। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आज व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला यानी कि बिना पानी के उपवास रखेंगी। ठेकुआ, मिठाई, फल फूल तैयार करके बांस की टोकरी में सजाया जाएगा। दोपहर में करीब 4 बजे तक महिलाएं अपने परिवार के साथ बांस की टोकरी और पूजा के सामान के साथ ही पैदल चलते हुए घाटों, नदी, तालाबों और कुंडों पर पहुंचेंगी। इसके बाद छठ माता का चौरा बनाकर दीप जलाया जाएगा। कुछ देर पूजा पाठ के बाद जब सूर्यास्त का समय आने पर महिलाएं प्रसाद वाला सूप लेकर पानी में उतरेंगी। परिवार के लोग पीतल या फिर तांबे के पात्र से जल भरकर सूरज देवता के सामने सूप पर अर्घ देंगे। महिलाएं डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा करेंगी और तीसरे दिन की पूजा संपन्न हो जाएगी। तो नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत हुई। कल खरना और उसके बाद आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। एकमात्र ऐसा ये पर्व है जहां डूबते सूर्य को प्रणाम किया जाता है, अर्घ दिया जाता है। और आज की पूजा किस तरीके से होगी ये हमने आपको बताया और कल उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां छठ पर्व को लेकर डीजीपी ने निर्देश जारी किए हैं। नदियों, घाटों, सरोवरों पर जल पुलिस की तैनाती के निर्देश दिए हैं। बाढ़ राहत टीम और गोताखोर को भी तैनात किया गया है। पुलिस, ट्रैफिक और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था दुरुस्त हो। घाटों, नदियों पर साफ सफाई हो। बिजली के पर्याप्त इंतजाम हो। घाटों पर सादे कपड़ों में महिलाएं पुलिसकर्मियों की तैनाती रहे। एंटी रोमियो स्क्वाड और पिंक पेट्रोलिंग टीम सक्रिय रहे। तो नदियों, घाटों, सरोवर पर जल पुलिस की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। छठ की पूजा पर जहां घाटों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिसको देखते हुए साफ सफाई के साथ साथ सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं, तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। बिजली के पर्याप्त इंतजाम रहे, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। तो डीजीपी ने ये तमाम निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक ली थी और उस बैठक में कहा गया था कि साफ सफाई और सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाए। पुलिस, ट्रैफिक और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था दुरुस्त हो, ये डीजीपी ने कहा है। घाटों, नदियों पर साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। बिजली के पर्याप्त इंतजाम हो। बाढ़ राहत टीम वहां पर मौजूद रहे। तो इन तमाम पहलुओं पर सुरक्षा बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं छठ पर्व को लेकर कैसी है तैयारियां। आपको 2 जगह की तस्वीरें अब हम दिखाने जा रहे हैं। पहली जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो लखनऊ की तस्वीर है। लखनऊ में छठ पर्व को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ घाटों पर साफ सफाई हो रही है। वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो रायबरेली की है। यहाँ भी छठ पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। तो जहां छठ की शुरुआत नहाए खाए के साथ हो चुकी है, आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले घाटों की किस तरीके से सफाई चल रही है, पुलिस कैसे तैनात है, प्रशासन कैसे तैयारियों में जुटा हुआ है, इन 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर लखनऊ के एक घाट की है जहां पर पूजा करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन पहले से वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। और दूसरी तस्वीर रायबरेली से सामने आई है जहां प्रशासन जुटा हुआ है। लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। बीजेपी और सपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज इसी क्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद रेखा वर्मा, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, एमएलसी अनूप गुप्ता भाजपा उम्मीदवार अमन गिरी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, राष्ट्रीय महासचिव रवि वर्मा, पूर्व एमएलसी आनंद सिंह भदौरिया, सपा के विनय तिवारी के लिए प्रचार करेंगे। आपको बता दें 1 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। 3 नवंबर को यहां मतदान होने हैं और नतीजे 6 नवंबर को आएंगे। तो दोनों ही राजनीतिक पार्टी ने अपनी पूरी ताकत यहां पर लगा दी है। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर की गोला विधानसभा के उपचुनाव में यूपी की राजनीति को एक बार फिर से चुनाव के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। इस सीट को 2019 में भाजपा ने 29,000 के मार्जिन से जीता था, लेकिन इस बार सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है, जहां एक तरफ सपा के विनय तिवारी हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के अमन गिरी। लेकिन ये एक सीट का चुनाव कई सीटों पर भारी है, क्योंकि ये जीत से ज्यादा परसेप्शन की लड़ाई है, जिसके लिए सपा और भाजपा दोनों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। गोला का बैटल ग्राउंड, बदलापुर का आखिरी राउंड। एक सीट 400 पर भारी, उपचुनाव की जंग जारी।
भाजपा के चौधरी ने दिखाया दम, मैदान में उतरे सपा के नरेश उत्तम। चुनाव भले ही एक विधानसभा सीट पर है, लेकिन पारा पूरे प्रदेश का चढ़ा है, क्योंकि भाजपा ने इसे वर्चस्व की लड़ाई बना दिया है, तो सपा ने गोला विधानसभा के उपचुनाव को बदलापुर का बैटल बना दिया है। 3 नवंबर को होने वाली चुनावी जंग के लिए सपा और भाजपा दोनों ने पूरी ताकत लगा दी है। शनिवार को एक तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, राज्य मंत्री बलदेव औलख लगातार गांव-गांव जाकर बूथ स्तर पर लोगों से संपर्क कर रहे थे, तो दूसरी तरफ नरेश उत्तम पटेल सपा के दिग्गजों के साथ मिलकर भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। मुझे विश्वास है कि जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, विकास के काम, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले लगभग 5.5 वर्षों में जो विषय हम लोगों ने जनता के बीच में रख के हमने जनता के विकास के लिए काम किए हैं, तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि गोला की जनता का आशीर्वाद और इसने हमें मिलेगा। भाजपा की कोशिश गोला सीट को जीतकर अपना दबदबा बनाए रखने की है, तो सपा गोला के चक्रव्यूह को तोड़कर पुरानी हर हार का हिसाब पूरा कर लेना चाहती है। केवल योगी जी, मोदी जी और अरविंद गिरी जी का जो नाम है, उनके जाने के बाद पता चला कि वो कितना बड़ा नाम छोड़ गए अपने पीछे, और वो नाम अब आपको चुनाव में प्रदर्शित होगा। और जब जिस दिन रिजल्ट दिखेगा, यहाँ की जनता बता रही है, जनता की मुस्कान, जनता के चेहरों के उल्लास बता रहा है कि अरविंद गिरी जी को जो श्रद्धांजलि वो अर्पित कर रहे हैं, अमन गिरी बहुमत से, भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। हमें ये देना है, एक संदेश देना है कि आने वाली 3 तारीख को सभी लोग साइकिल का बटन दबा करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। गोला सीट के उपचुनाव में भाजपा और सपा दोनों ने ही अपनी ताकत झोंक दी है। एक तरफ सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ताबड़तोड़ प्रचार करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पूरी ताकत से चुनाव में जुटे हुए हैं। परसेप्शन के खेल में कोई भी किसी से कम नजर नहीं आ रहा, लेकिन जनता का मूड क्या है? जनता ने इस सीट पर कमल खिलाने की सोची है या फिर दौड़ेगी साइकिल? ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। अब सबकी निगाहें 31 अक्टूबर की तारीख पर टिकी है, जब सीएम योगी प्रचार के युद्ध में उतरेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश भी सपा के प्रत्याशी विनय तिवारी के लिए प्रचार करेंगे, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में प्रचार न करने का खामियाजा समाजवादी पार्टी को हार से चुकाना पड़ा था। उस वक्त अखिलेश के प्रचार न करने पर भी खूब सवाल उठे थे। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अखिलेश पुरानी गलती दोहराएंगे या फिर योद्धा की तरह मैदान में आएंगे, क्योंकि भले ही एक सीट की लड़ाई हो, लेकिन परसेप्शन बनाने के लिए एक सीट ही काफी है। सीएम योगी भी गोला सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करने जाएंगे। वहीं अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि क्या समाजवादी पार्टी भाजपा से एक सीट छीन पाएगी, क्योंकि पिछले कुछ समय में जब जब उपचुनाव हुए हैं, भाजपा ने ही सपा को झटका दिया है। देखना होगा कि क्या इस बार सपा भाजपा से बदला ले पाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि उपचुनाव की इस जंग को कौन जीतेगा, क्योंकि एक तरफ भाजपा के अमन गिरी हैं, जो अपने पिता की विरासत को संभालने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ सपा के विनय तिवारी, जो 2012 में चुनाव तो जीते थे, लेकिन उसके बाद लगातार हार होती रही। अब इन दोनों में से कौन जीतेगा, इसका फैसला 3 नवंबर को जनता अपने वोट से कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लखीमपुर खीरी में गोला उपचुनाव से पहले एक जाति के अधिकारियों के छुट्टी जाने पर सपा हमलावर है। सपा ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजा है। सपा ने आरोप ये लगाया कि चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। चुनाव आयोग इस मामले का संज्ञान ले। जाति विशेष के पुलिस अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है, ये आरोप सपा ने लगाया है इस ट्वीट के जरिए, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आती है भाजपा की सोच पर, और पूरा जातिवादी चरित्र भाजपा का सामने निकल के आया है। यादवों की पुण्य माया छुट्टियां की गई हैं, और इससे पूर्व भी ये कर चुके हैं कमाल। 2017 का जब नगरपालिका का चुनाव था, कार्तिक तिवारी हमारा भारतीय जनता समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी था मोमदी में, और एन काउंटिंग के एक दिन पहले वहाँ के यादव एसडीएम को हटा के और बिना चुनाव आयोग की अनुमति के वहाँ पर उन्होंने नगरपालिका के चुनाव में किया था। तो
वहीं आगामी चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा प्रदेश भर में प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम कर रहा है। इसी कड़ी में आज कानपुर और लखनऊ में कार्यक्रम होगा। प्रदेश सरकार में मंत्री और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप कार्यक्रम में शामिल होंगे। कानपुर में सुबह 11 से 12 और लखनऊ में दोपहर 3 बजे से करीब 4:15 बजे तक नरेंद्र कश्यप शामिल होंगे। कानपुर में बुंदेलखंड क्षेत्र और लखनऊ में अवध क्षेत्र का प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम होगा। लखनऊ के कार्यक्रम पारा में राज स्टेट गेस्ट हाउस में होगा। लखनऊ के कार्यक्रम में सुबह 10:45 पर परिवहन मंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश प्रभारी दयाशंकर सिंह उद्घाटन करेंगे। दूसरे सत्र में दोपहर 12 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। तो 24 का ओबीसी प्लान क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। कानपुर में सुबह 11 से 12 बजे तक कार्यक्रम रहने वाला है। और चलिए अब बात करेंगे निकाय चुनाव की नॉक वाली फाइट की, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है निकाय चुनाव की लड़ाई तेज होती जा रही है। भाजपा एक एक वोट को अपने पाले में लाने के लिए पुनरीक्षण अभियान कर रही है। भाजपा की कोशिश निकाय चुनाव में क्लीन स्पीच कर 24 में अपने मिशन 80 को पूरा करने की है, लेकिन उसके इस मिशन में सपा की साइकिल रुकावट बन सकती है, क्योंकि पिछली बार भाजपा ने नगर निगम में तो कब्जा जमा लिया था, पर नगर पंचायत में उसे कड़ी टक्कर मिली थी। निकाय चुनाव की लड़ाई एक एक वोट पर आई। भाजपा का नॉक प्लान, मतदाताओं को जागरूक करने का ऐलान। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक बिसात बिछने लगी है और इसमें भाजपा सबसे आगे नजर आ रही, जो न सिर्फ बूथ स्तर पर एक एक कर बैठक कर रही, सपा के मुस्लिम वोट में सेंधमारी भी कर रही, वहीं अब घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता पुनरीक्षण अभियान भी शुरू कर दिया है। इसके जरिए भाजपा न सिर्फ मतदाता सूची में छूटने वाले नामों को जोड़ेगी, बल्कि एक एक वोट को अपने खाते में जोड़ेगी। इसके लिए भाजपा ने अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों को मैदान में उतारा है। भाजपा की हमेशा रणनीति रहती है कि अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना और कार्यकर्ता के साथ साथ हमें सीट जीतनी है। तो हमें दोनों विषयों को ध्यान में रखना है। अपनी पार्टी के कार्य के विस्तार की दृष्टि से जिन कार्यकर्ताओं ने बहुत योगदान हमारा रहा है पार्टी को यहाँ तक लाने में, उन्हें भी सम्मान से आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से जीतना भी है। दोनों संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दरअसल 2017 में 3 करोड़ 32 लाख वोटर थे, लेकिन इस बार निकायों की संख्या बढ़ी है तो वोटर की तादाद भी बढ़ना तय है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने समय समय पर नए निकायों के गठन और मौजूदा निकायों के विस्तार के जो निर्णय लिए, उसमें कुल 82 नए निकाय बने हैं, जिसमें अब नगरीय निकायों की कुल संख्या 734 हो गई है। इसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 517 नगर पंचायतें शामिल हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा निकाय चुनाव की इस जंग में हर मोर्चे पर सफल होगी, क्योंकि पिछली बार भाजपा ने नगर निगम में तो कब्जा जमा लिया था, लेकिन नगर पंचायत में उसे कड़ी टक्कर मिली थी। लेकिन इस बार भाजपा हर मोर्चे पर पूरी तैयारी कर रही, वो न सिर्फ एक एक वोट को जोड़ने में लगी है, बल्कि सपा के वोट बैंक को भी रिझाने में लगी है, जिसकी एक बड़ी तस्वीर भाजपा के अल्पसंख्यक सम्मेलन में सामने आई थी। अब सवाल बड़ा है, क्या सपा भाजपा को टक्कर दे पाएगी या फिर भाजपा की बूथ लेवल वाली तैयारी के सामने धराशायी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संग्राम सिंह के बेटे पर एफआईआर दर्ज हुई है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। बलिया के थाना प्रभारी ने शिकायत की है। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने शिकायत की थी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, संग्राम सिंह के बेटे पर एफआईआर दर्ज की गई है। संग्राम सिंह के जो बेटे हैं, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप उनके ऊपर लगा है। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने शिकायत की थी। दरअसल अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था और उस वीडियो में कार पार्किंग को लेकर बहस हुई थी और उस बहस के बाद ये कार्रवाई की गई है विधायक जी के बेटे पर। सपा विधायक है संग्राम सिंह यादव, जब वो वहां पहुंचे तो उसके बाद कई बातें उनकी ओर से कही गई और अब एफआईआर दर्ज उनके बेटे के खिलाफ हो गई है।
वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली तहसील के शाहपुर गांव में एक संत सम्मेलन में पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा। डिप्टी सीएम ने कहा, केजरीवाल का हर बयान पॉलिटिकल स्टंट होता है। वहीं डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कांग्रेस पर भी वार किया। साथ ही मेरठ में सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले पर कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आएगा तो चुनाव आने पर वो हनुमान चालीसा भी याद कर लेते हैं, भले ही गलत क्यों ना याद करें। और चुनाव के बाद वो हनुमान जी से लेकर और देवी देवताओं का अपमान करने से भी बाज नहीं आते। जनता जानती है कि उनका हर बयान पॉलिटिकल स्टंट होता है, जो सत्यता से दूर होता है। आगे बढ़ते हैं, सीतापुर से खबर है, जहां पर अपराधियों की संपत्ति पर शिकंजा कसा गया है। 73,26,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। 4 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने 4 मकानों को सीज भी कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अपराधियों की संपत्ति पर शिकंजा कसा जा रहा है। सीतापुर से यही मामला सामने आया, जहां 73,26,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। 4 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। वहीं प्रयागराज में खराब प्लेटलेट्स चढ़ाने के बाद मौत का शिकार हुए युवक के परिजनों ने सीएमओ ऑफिस पर प्रदर्शन किया। मृतक के परिवार वाले ग्लोबल हॉस्पिटल के संचालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस दौरान मृतक के रिश्तेदार ने सीएमओ ऑफिस में आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन गनीमत ये रही कि इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचा लिया। 19 अक्टूबर को ग्लोबल हॉस्पिटल में खराब प्लेटलेट्स चढ़ाने से प्रदीप पांडे नाम के शख्स की मौत हो गई थी। वहीं सीएमओ ऑफिस पर हुए प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के भी नेता शामिल हुए। तो जो ग्लोबल हॉस्पिटल का संचालक है उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। 19 अक्टूबर को इसी अस्पताल से मामला सामने आया गया था, जहां प्लेटलेट्स चढ़ाने को लेकर कहा जा रहा था कि मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया। हालांकि उसके बाद जब जांच हुई तो ये खुलासा हुआ कि उसे प्रिजर्व सही से नहीं किया गया था, ठीक ढंग से नहीं किया गया था, जिसकी वजह से प्रदीप की जान गई है। और चलिए अब बात करते हैं जालौन की, जहां पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए किडनैपर्स के चंगुल से एक शख्स को छुड़ाया है। दरअसल जो पूरा मामला है जालौन के उरई का है। यहां SC/ST कोर्ट में मुकदमे की पेशी पर जा रहे एक युवक का 6 किडनैपर्स ने अपहरण कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 2 किडनैपर्स को गिरफ्तार किया और किडनैपर्स के चंगुल से शख्स को छुड़ाया। पुलिस ने अब इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और किडनैपिंग में इस्तेमाल हुई कार को भी बरामद कर लिया है। और चलिए अब बात करते हैं डेंगू और जानलेवा बुखार की। यूपी में शहर शहर डेंगू और जानलेवा बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। आपको यूपी के 2 जगहों के बारे में बताते हैं। पहले बात कर लेते हैं पीलीभीत की। पीलीभीत में संदिग्ध बुखार का कहर जारी है। नौगवा पकड़िया गांव में 6 लोगों की संदिग्ध बुखार से जान जा चुकी है। यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपलिंग शुरू करवा दी है। 22 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर से भी ऐसे ही मामले सामने आए। बाढ़ के बाद डेंगू अपना कहर वहां पर बरपा रहा है। डेंगू के एक साथ 45 केस मिले हैं और इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है। हालांकि लोगों के इलाज के लिए जिला अस्पताल में चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। तो 2 अलग अलग शहरों की ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से डेंगू अपने पैर पसार रहा है, लोगों की जिंदगी ले रहा है। और चलिए अब बात करते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ के कोडियागंज के प्रमुख बाजार की नई बनी सड़क एक दिन में ही जगह जगह से उखड़ना शुरू हो गई है और अब इस मामले को लेकर इलाके के लोगों ने नगर पंचायत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। घटिया निर्माण कार्य से नाराज होकर स्थानीय लोगों ने बाजार बंद करने का भी ऐलान किया है। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे, रेडियो के जरिए देश को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे। भाजपा के नेता मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। तो लगातार कई मौकों पर प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम होता है, जिसमें वो अपनी बातें कहते हैं और हाल ही में जो घटनाक्रम देश में हुए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े हों या फिर आधुनिकता से जुड़े हों, उनका जिक्र जरूर करते हैं।
वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम करने वाले हैं। देश भर में अलग अलग जगहों पर उनके इस कार्यक्रम को भाजपा के मंत्री और नेता सुनेंगे। उत्तराखंड में भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ऋषिकेश में रहकर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके अलावा काशीपुर में सुबह 11 बजे कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। और चलिए अब बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की। आज सीएम धामी हिमाचल प्रदेश में चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। हिमाचल प्रदेश में आने वाले वक्त में चुनाव है, ऐसे में वो आज यहां पहुंचकर ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। सीएम धामी आज हिमाचल प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। सीएम धामी पहले चौपाल, फिर पच्छाद और फिर पावंटा साहिब में रैली करेंगे। सीएम धामी का कार्यक्रम क्या रहने वाला है वो भी आपको बताते हैं। सुबह 10:35 पर वो चौपाल पहुंचेंगे, यहां वो जनसभा करेंगे। भाजपा प्रत्याशी बलवीर वर्मा के पक्ष में जनसभा होगी। इसके बाद दोपहर 12:15 पर वो पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी रीना कश्यप के पक्ष में जनसभा करेंगे। दोपहर 2 बजे वो पावंटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सुखराम चौधरी के पक्ष में जनसभा करेंगे। तो 3 जनसभाएं आज हिमाचल में धामी की होनी है। सुबह 10:30 बजे, फिर 12:15 बजे और फिर 2 बजे। और चलिए अब बात उत्तराखंड कांग्रेस की करते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस पदयात्रा निकालेगी। नवंबर महीने में कांग्रेस की पदयात्रा शुरू होगी। बद्रीनाथ धाम से शुरू होगी कांग्रेस की पदयात्रा। महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ कई मुद्दों को उठाया जाएगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, विधानसभा भर्तियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में, जिसे उठाया जाएगा। यूके SSSC पेपर लीक कांड को भी कांग्रेस मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस गांव-गांव में पदयात्रा निकालने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये पदयात्राएं होंगी। तो नवंबर के महीने में कांग्रेस उत्तराखंड में पदयात्रा निकालेगी और जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग से खबर। बद्री केदार समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय का बयान सामने आया है। मुझसे पद से हटाने के लिए किसी को सुपारी दी गई है। मंदिर समिति के कुछ कार्मिक रच रहे हैं साजिश। कर्मचारियों के स्थानांतरण से खफा हैं कुछ कर्मचारी, ये बयान उन्होंने दिया है। जब किसी व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए जाते हैं तो वहाँ पर कुछ अवरोध भी पैदा होते हैं, बाधाएं भी होती हैं, विरोध भी होता है। आपके समक्ष में साझा करना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का गठन अंग्रेजों के समय में वर्ष 1939 में हुआ था। तब से उस संस्था में आज तक स्थानांतरण नहीं हुए। आप कल्पना करिए कि किसी सरकारी विभाग में स्थानांतरण की कोई नीति नहीं थी, स्थानांतरण नहीं होते थे, अपवाद स्वरूप कोई इक्का दुक्का स्थानांतरण कभी होते थे अनुरोध के आधार पर। तो जब से मैंने कार्यभार संभाला है, मैंने मंदिर समिति की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किए, स्थानांतरण किए। इस बात ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।